हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 1000 क्वेश्चन सीरीज पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है। ये इसका भाग 9 है। इससे पहले मैंने इसकी 8 वीडियो डाल चुकी हूँ और मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको हर दिन कुछ आर्टिकल बताती हूँ, ताकि जिससे आपको धीरे धीरे सारे आर्टिकल भी हो जाएं और क्वेश्चन तो मैं करा ही रही हूँ हर दिन। तो मैं आर्टिकल स्टार्ट करती हूँ। आर्टिकल मैं 95 से बता रही हूँ आज। देखो 95 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के, ये मैं संसद के आर्टिकल बता रही हूँ। संसद वो है, उससे उसके आगे का जो मतलब मैंने 79 से लेके 95 तक शायद पिछले क्लास में, चलो मैं 95 स्टार्ट कर देती हूँ। 95 आर्टिकल क्या बोलता है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, उनकी शक्ति इसमें 95 में दी गई है। आर्टिकल 96 क्या बोलता है, आर्टिकल 96 बोलता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासीन न होना। ठीक है। आर्टिकल 97 क्या बोलता है, आर्टिकल 97 बोलता है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 है संसद का सचिवालय। 99 है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 100 है सदनों में मतदान रिक्त के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 101 है स्थानों का रिक्त होना। 102 है सदस्य के लिए निहरताएं। ठीक है, 102 क्या है, सदस्य के लिए निहरताएं। 103 है सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चयन। 104, 102 भी ना पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो 103 है सदस्यों की से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। ठीक है। 104 है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मतदान देने की शासित। मतलब ये जो 99 में क्या सदस्यों का जो शपथ और प्रतिज्ञा है 99 में, उसी से संबंधित 104 है। 105 क्या बोलता है, 105 बोलता है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार आदि। 106 क्या बोलता है, सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 बोलता है विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 बोलता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। 108 दोनों सदनों की, जब लोकसभा और राज्यसभा की जब विधेयक पास नहीं होता, जब उसकी संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी आर्टिकल 108 है। 109 क्या है, 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 बहुत इंपॉर्टेंट, 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। 111 भी अब कई बार पूछा जाता है, विधेयक की अनुमति। जो विधेयक की अनुमति होती है वो है। फिर है 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे हमारे यहाँ 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। आर्टिकल 112 भी इंपॉर्टेंट है। 113 क्या बोलता है, 113 बोलता है संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 बोलता है विनियोग विधेयक। 115 बोलता है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 बोलता है लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। 117 बोलता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 118 आर्टिकल बोलता है प्रक्रिया के नियम। 119 आर्टिकल बोलता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 बोलता है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। 120 बोलता है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। 121 बोलता है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 122 बोलता है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। 123 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश, जो राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी करते वो आर्टिकल 123 में है। और 213 आर्टिकल जो राज्यपाल से संबंधित है, जब विधानसभा काम न करे तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो है 213, और 123 है आपका राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है आज कंप्लीट होता है। अगली आर्टिकल 124 से स्टार्ट होगी जो उच्चतम न्यायालय की है, तो हम अगले क्लास में करेंगे। उच्चतम न्यायालय की तो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार एग्जामों में इसके जो कुछ कुछ मेन आर्टिकल हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसको तो जरूर ही नोट डाउन कर लेना। तो चलो फ्रेंड, आज के क्वेश्चन से, हाँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आपको इसी तरह की एग्ज़ाम ओरिएंटेड, फैक्ट रिलेटेड और जो भी आपके लिए ज़रूरी जो क्वेश्चन में आते हैं, जो एग्ज़ाम में आता है, वो मैं सारे कंटेंट आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करूँगी। और मेरा बेसिक टारगेट है ये यूजीसी नेट जो अभी जून में होने वाला है, उससे पहले मैं सोच रही हूँ सारे 10 के 10 यूनिट आपके कंप्लीट नहीं करा पाओ तो कम से कम क्वेश्चन तो करा दूंगी, जिससे आपका 10 का 10 यूनिट हो जाएगा। और एक एक यूनिट भी मैं कराऊंगी। जैसे मैंने पॉलिटिकल थॉट्स के काफ़ी सारे पार्ट्स ले के आई हूँ, आप मेरे वीडियो में देखना, मैंने पॉलिटिकल थॉट के बहुत सारे पार्ट लाई। उसके बाद मैं ये वेस्टर्न थिंकर की वीडियो लाऊंगी। वैसे करते करते मैं सारा यूनिट आपकी कंप्लीट कराऊंगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी जो दे रहे हैं उनके लिए खास मैं तो पॉलिटी की चला ही रही हूँ, साथ में मैं हिस्ट्री की भी चला रही हूँ। तो वो दोनों अगर आप साथ में लेके चलोगे, अगर इतना भी अगर पढ़ लेते हो आप हर दिन कंसिस्टेंसी से, तो आपका श्योर हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं जोश के साथ, ठीक है। देखो क्वेश्चन 25 तक हमने पिछले क्लास में किया था, वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था। अब आगे से जाएंगे। आगे देखो, ये क्या है, छात्र संगठन है और संबंधित पार्टी, मतलब जो छात्र संगठन है उससे संबंधित जो पार्टियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो अब हम देखो, सबसे पहले आप शायद विद्यार्थी परिषद के बारे में आप सुने होंगे। तो एक का हो जाएगा 3, जो बीजेपी है उससे संबंधित है आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी, 1 का 3। अगर ये क्वेश्चन जैसे अगर मान लीजिए सब नहीं पता, अगर एक का भी आपको पता होता तो आप इसका आंसर सही कर लेते, लेकिन चलो हम फिर और मिलाते हैं। ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन, बी में हो जाएगा आपको सीपीआई, ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन सीपीआई। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये है आपका कांग्रेस आई। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखो एक है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, वो है कांग्रेस आई। और ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वो है आपका CPIM, ठीक है। एक बार मैं अच्छे से इरेज करके फिर से आपको एक बार मिला के दिखा देती हूँ। देखो फर्स्ट ए का है आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपका बीजेपी हो गया। फिर हो गया ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन CPI, फिर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का हो जाएगा कांग्रेस आई, और फिर हो गया आपका स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया CPI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए। देखो पहले नहीं था कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष मतलब जो अपोजिशन होती है उनको दिया जाए, तो कब हुआ था, तो 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव में इस बात पर सर्वसम्मति हुई कि उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष के नेता को जाएगा। अगला है
बुक है और उसके थिंकर हैं, तो ये आप लिख लो, क्योंकि ऐसे ही करते करते आपके पास ढेर बहुत सारे बुक्स और राइटर का कलेक्शन हो जाएगा, और यही सब एग्जाम में आता ही है, बुक्स तो आते ही आता है। देखो, सेलिंग जी हैरिसन, तो सेलिंग जे हैरिसन है, उनकी बुक है इंडिया द मोस्ट डेंजर्स डिकेड्स। रुडोल्फ और रुडोल्फ, इससे भी रिलेटेड कभी ना मतलब इससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। बी का हो जाएगा आपको थर्ड, बी में थर्ड है आपको इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर है फ्रैंकलिन फ्रैंकेल, सी में हो गए आपके ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फिर माइनर विनर का शायद आप लोग जानते होंगे, इंडियन पैराडॉक्स। तो देखो, अगर डी का सेकंड जानते होंगे तो भी आप सही कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी इंडियन पैराडॉक्स इनकी बुक है, ये बहुत बड़े एग्जामों में आया है। अब देखो अब क्या है, अगला है वो मिलाने वाली है। ताज, प्रदूषण, मूलभूत ढांचा, न्यायाधीशों का अंतरण, पेट्रोल पंप का आवंटन। अब ये जो विवाद हुए, किस विवाद के तहत ये था, तो इसका देखो है एसपी गुप्ता बनाम इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता बनाम न्यायाधीशों का अंतरकरण। एसपी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बी में हो गए आपके फर्स्ट ताज, प्रदूषण। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये तो आपको पता होगा मूलभूत ढांचे से। देखो, सी का अगर हमें सेकंड भी पता होता तो भी हम कर लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी नहीं भी पता था, चलो बाकी भी पता हो गया तो बाकी लिख लो। बाकी ये तो मूलभूत ढांचे से था ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है निम्नलिखित में कौन एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया। तो ये बनाया गया दी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA, ये बनाया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो बाकी कथन सही है वो आप जान लो। देखो, पहले अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है, ठीक है। कौन सही नहीं है, ठीक है। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है, ये तो पता है आपको, प्रतिनिधि सभा तो सीनेट की तुलना में कमजोर है, बिल्कुल। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार नहीं है, हाँ, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन है तो वहाँ जिम्मेदार नहीं, ये भी सही है। तो और ये क्या, प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व। देखो, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है ए में, लेकिन ये तो पता है ना प्रतिनिधि सभा अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व है, ये तो नहीं है ना। तो देखो, हमें ये नहीं पता था कि ये सब सही है, लेकिन ये पता कि ये सही नहीं है, तो हम ये एलिमिनेट करके आंसर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है, किस तरह से जो हमें क्वेश्चन नहीं भी आता उसको भी हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसकी टेक्निक मैं बताती हूँ कि आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपको आंसर खुद बताएगा कि नहीं यही होगा उसका आंसर, जबकि आपको हो सकता ना पता हो उसके बारे में, बट आप देख के समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पार्ट है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का फेडरेशन लेजिस्लेचर द्विसदनीय है, देखो क्या सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसमें निम्न सदन को नेशनल काउंसिल कहा जाता है, इसमें उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। मतदाता तथा उम्मीदवार की योग्यता का निर्णय नेशनल काउंसिल करता है। देखो, अब ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसके बारे में लिख लो, और ये नहीं होगा तो यानी वो नहीं करता योग्यता, ठीक है। देखो, स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था है, ये पता है हम लोग को, इसमें 2 सदन है, ठीक है। निचले सदन को राष्ट्रीय परिषद कहते हैं और उच्च सदन को राज्य परिषद कहते हैं। राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य होते हैं और राज्य परिषद में 46 सदस्य होते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता नहीं। ठीक है, देखो किसकी, यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता नहीं। तो देखो पहला, यह सामान्य कानून परंपरा पर आधारित है। ठीक है, स्कॉटलैंड में न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई। वेल्स के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई। उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिश के आधार पर सम्राट द्वारा किया जाता। कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो बाकी सब सही है, तो उसको आप एक बार पढ़ लो। आगे है मैग्ना कार्टा गौरवपूर्ण क्रांति, लॉ की रचना आदि सब ग्रेट ब्रिटेन के को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता है। आगे है निम्नलिखित कौन सही है, कोई सही है। देखो कैसिवियर इंग्लैंड का संविधान, रॉबर्ट मिसेस अल्पसंख्यक की कठोर कानून या अल्पसंख्यक ओलिगार्की लॉ। फिर जीवी सावतोरी का उदार उग्र बहुदलीय प्रणाली, वेजहॉर्ट का दलीय राजनीति। तो ये सही है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया। देखो बोलते हैं यूजीसी नेट का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन रिपीट होता है। देखो पहले एक में पूछ देगा, चार मिलाने वाले में, तो आप जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्ट उसी तरीके से नहीं रिपीट होते हैं, बट अगर आप उसको कर लोगे तो आगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। देखो मिसेल्स का है अल्पसंख्यक का लॉ नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अगला है, ये तो पिछले क्लास में भी आपने किया होगा, अब इस क्लास में तो मैं सोचूंगी शायद आप कर लो। देखो पेरेटो का इतिहास, अभिजन का कब्रिस्तान, मोस्का क्या क्या है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, मिल्स का अभी हमने पढ़ा, गैसेट का क्या, आम जनता का सिद्धांत। तो ये आप लिख लो। देखो गैसेट का शायद पिछली बार हम नहीं देखे थे, इससे पहले के क्लास में, बाकी ये तीनों पिछले क्लास में भी आए थे, तो आप ये लिख लो उसी जगह पे। अगला है, अगर आप मेरी पहली क्लास देख रहे हो तो फ्रेंड्स, मैं जब भी अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक नोटबुक पेन रखा करो, और मैं जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स बताती हूँ उसको आप नोट डाउन करो, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है। तो आपके पास एक पता होगा कि ये सब मैंने पढ़ा, और जो चीज़ आप पढ़ते हो उसको 2-3 बार पढ़ोगे तभी उसका। देखो एग्जाम में सक्सेस होने का सबसे बड़ा फंडा क्या है ना, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। 4 जगह से वीडियो देखने से अच्छा कि एक ही 2 जगह से जिसकी आपकी समझ में आती है उसका वीडियो देखो और बार बार उसे सुनो, और बाकी क्वेश्चन और जगह से करो, और जो नोट डाउन कराया जाता है वो लिख लो और उसको बार बार देखो। और जब नेक्स्ट टाइम उसी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी गलती तो नहीं है, अगर गलती हो रही है तब भी कोई बात नहीं, आप फिर से अपने नोट्स का रिवीजन कर लो, फिर से क्वेश्चन लगाओ। आगे क्वेश्चन है, आगे है राजनीतिक संस्थान में शामिल है। तो राजनीतिक संस्थान में क्या क्या शामिल है? राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीतिक अपखंडन नहीं है। देखो राजनीतिक संस्था में शामिल है राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये आप लिख लो। राजनीतिक संस्थान में क्या शामिल है? आलमंड और बर्वा की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लिख लो आलमंड और बर्वा का। तो इनका हो जाएगा सी, मैक्सिको। हाँ ये लिख लो, मैक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, एम फॉर मैक्सिको, जी फॉर जर्मनी, I for Italy, MIG US UK, MGI US UK। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करो, लिख लो MIG फ्लैट लेते ना, MIG US UK, US UK,
MIG फ्लैट हम कहाँ कहाँ लेंगे, US और UK में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। हाँ ये भी लिख लो, ये इनके बारे में। ठीक है, रुको पहले तो ये लिख लो, द सिविल कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। ये 5 नेशन है जो 1963 में उन्होंने किया था। ये पांचों का नाम, और मैंने पांचों का मतलब कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, MGI, MIG होता है तो उसको आगे कर लो, MIG कर लो, क्या फर्क पड़ता है, MIG US UK। और इन्होंने 3 सांस्कृतिक रुझान दिए थे, ये भी लिख लो, संज्ञानात्मक रुझान, भावनात्मक रुझान और मूल्यांकन रुझान, ये लिख लो, ये भी आता है। W रोस्टो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण हैं, ये भी बहुत बार एग्जामों में आया है, इसको भी आप लिख लो। ठीक है देखो, तो इसमें पहला होता है पारंपरिक समाज, ऐसे रोस्टो का आर्थिक विकास चरण लिख लो। पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था की परिपक्वता की ओर प्रवृत्ति, उच्च सामूहिक इधर देखो, इसमें लिखा होगा ना, इंग्लिश में भी लिख लेना, कभी कभी ना हिंदी नहीं इंग्लिश ही में दे देता है। तो देखो इनकी बुक का नाम क्या है, ये नोट कर लो तुम, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें इन्होंने 5 चरण बताए थे विकास के, कौन कौन से, ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी, हाई मास कंजम्पशन। ये इंग्लिश में भी लिख लो, हिंदी में लिख लो, लेकिन इंग्लिश में जरूर लिख लो, क्योंकि इंग्लिश में याद करना ज़्यादा आसान है। पहले टेक ऑफ देखो, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, जैसे अभी कार्यक्रम में से जाना है ना, तो ये वाला पहले होगा, ये बाद में होगा। ठीक है, किस वैश्विक नेता ने महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की, ये बोले थे हैरी ट्रूमैन। देखो ट्रूमैन का सिद्धांत विस्तार निरोधक नीति, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट के रूप में किया गया। इस नीति का उद्देश्य संसार के किसी भी कोने में साम्यवाद के प्रसार को रोकने तथा सोवियत यूनियन को उसकी सीमाओं के भीतर ही बंद करके रखना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमंड और बर्मा ने अध्ययन की नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत बताए। कौन कौन से बताए हैं, ये सीमित, प्रजा और भागीदारी। इसका भी एक्सप्लेन जरा पढ़ती हूँ। ठीक है, ये सब ना क्वेश्चन घूम फिर के आता है। देखो देखो फ्रेंड, वही मैं अगर क्लास ले रही हूँ तो मैं ये भी बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन अभी भी ट्रेंड में, किस तरह के क्वेश्चन आने का है, कौन ज़्यादा मोस्ट, जैसे इसमें तो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे जो बार बार रिपीट करता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं आप एग्जाम में 1 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, कुछ क्वेश्चन में बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, उस क्वेश्चन को तो गलत करना ही गुनाह है। ठीक है, उस क्वेश्चन को तो कभी, अगर आप उस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में गलत कर रहे हो तो आप तो ऐसे रेस से बाहर हो। तो उस क्वेश्चन को तो वही बोलते हैं ना मल्टीपल टाइम रिवीजन के, ऐसा नहीं है कि आपको वो पता है, लेकिन फिर भी हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं ताकि वो हमसे मिस्टेक ना हो जाए। कभी कभी आप एग्जाम में दिए होंगे, अभी तक तो कितनी एग्जाम, 1-2 एग्जाम तो आप लोग जरूर दिए होंगे, तो आपसे सिली मिस्टेक हुआ होगा, जो आप जानते होंगे वो भी क्वेश्चन गलत किए होंगे, और आपको लगा ओहो ये गलती, तो वो क्या होता है, वो मल्टीपल टाइम हम रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितने, जैसे मैं 25 क्वेश्चन हर दिन करा रही हूँ और उसके बारे में भी बता रही हूँ, उतना क्वेश्चन भी आप, जैसे 1 बार मेरी वीडियो देखो, 2 बार मेरी वीडियो देखो, आपको ध्यान हो गया, फिर जो मैं बोलती हूँ नोट्स बनाने के लिए, फिर रात में आप उसको देख लो, फिर जब दोबारा वीडियो देखो तो आपको ऐसा लगे कि सारा मेरे दिमाग में चल रहा है, सारा मुझे पता है। तो वैसे ही करके आपका अच्छे से हो जाएगा। आगे है, देखो इसको पढ़ते थे कि आलमंड एवं बर्मा ने लोगों की राजनीतिक सहभागिता या उससे अलगाव के आधार पर राजनीतिक संस्कृति 3 प्रकार का उल्लेख किया है। सीमित, संकीर्ण, नागरिक संस्कृति। इसमें ना इंग्लिश में भी लिख लो, पेरोकियल पॉलिटिक्स कल्चर, क्योंकि कभी कभी ना ये सब ना इंग्लिश में टर्म्स आ जाते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, हिंदी में भी लिख लो, इंग्लिश में भी कर लो। और ये है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लेना प्लीज। आगे चलते हैं।
अब है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सामान्य प्रणाली के कार्य में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो अनुपातिक तो वो उसमें कैसे कैसे होता है, तो देखो पहला उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक दल उतनी ही संख्यावली सूची प्रस्तुत करता है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा। आगे अवशेष अथवा बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता। सूचियां अनावृत अथवा संवृत हो सकती है। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमान को मतों को इंगित करने और व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। तो इसका देखो पहला दूसरा होगा। दूसरा में क्या बोला, प्रत्येक व्यक्ति उतनी संख्या में सूची होगा जितनी सीट पे लड़ना है। दूसरे के बाद आपका चौथा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा। देखो इसका क्रम ऐसे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना। आगे है कथन कारण वाला क्वेश्चन। कथन है जब शक्ति सत्ता से सम्मिलित हो तभी उसकी वैधता है। ठीक है, शक्ति दूसरों के ऊपर बल का प्रयोग है। तो देखो शक्ति दूसरे को बल का प्रयोग है, लेकिन दोनों सही है, बट इसका ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी। अगला आपको बुक के नाम एंड थिंकर। तो क्रेन ब्रिटेन, टेड गर्ल, चाइल्ड टिली, थेरा स्कोक पॉल। तो सबसे पहले देखो ये जो है ना क्रेन ब्रिटेन, ये क्रांति रिवोल्यूशन पे लिखते हैं। तो इनका तो नहीं, इनका ये होगा, सब तो क्रांति वाला ही है। सही बात। देखो एनाटॉमी ऑफ रिवोल्यूशन हो गया इनका क्रेन ब्रिटेन का। फिर हो गया ट्रेड गर्ल का वाई मैन रिबेल। चार्ल्स टिल्ली का हो गया आपका ये यूरोप इन रेवोल्यूशन। थेड़ा का हो गया एनाटॉमी ऑफ रिवोल्यूशन। सॉरी तीसरा ना स्टेट एंड, ये तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन। देखो मैं फिर से लगा देती हूँ। देखो क्रेन ब्रिटेन का हो गया आपको ए में सेकंड, ठीक है, और बी में हो गया आपको फोर्थ, बी में फोर्थ वाई मैन रिबेल। फिर हो गया सी में हो गया फर्स्ट, सॉरी सी में फर्स्ट है, ठीक है, और ये है डी में 3। आगे क्वेश्चन, आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना द्वारा की जाती है। तो की जाती है पहला निर्भरता का सिद्धांत, अविकासवाद का सिद्धांत और विश्व व्यवस्था। उदारवाद से नहीं, बाकी ये तीनों से की जाती है। आगे है निम्नलिखित में कौन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं करता। देखो ये भी क्वेश्चन, भेद कौन करता है कौन नहीं करता है वो, तो ये चारों भेद करते हैं। तो आप इसका नाम लिख लो, हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, लूथर गुलिक, उर्बिक, चारों भेद करते हैं। अगला है निम्नलिखित में किसने संगठन के साथ सिद्धांत पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प में देखो 8 नंबर है, लेकिन ये जो CEO है वो कोऑर्डिनेशन के लिए है। देखे ना वर्ड, इसमें ये मत सोचना कभी कभी ये पूछता है इसमें कितने लेटर दिए गए हैं। तो इसमें लेटर हैं 7, क्योंकि CEO का मतलब कोऑर्डिनेशन होता है। देखो पोस्ट में इसको इंग्लिश में ही लिख लो, इनका भी लिख लो और फेरोल का भी लिख लो 5। देखो पहले पोस्ट में प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, फिर D फॉर डायरेक्टिंग, 5 मतलब C फॉर ये D हो गया, फिर CO हो गया, CO मतलब कोऑर्डिनेशन, फिर R हो गया रिपोर्टिंग और B होगा बजटिंग, और POCC तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन
संगठन के सिद्धांत नहीं है। संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं, कर्मचारियों का चयन नहीं, बाकी पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश। देखो अब ये भी लिख लो आप, संगठन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखो ये लिख लो आप। देखो पद सोपान, आदेश की एकता, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, समन्वय, नियंत्रण का क्षेत्र, पर्यवेक्षक, केंद्रीय और विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन। ये आप 8 लिख लो, वीडियो को रोक के आप लिख लो। नवीन लोक प्रशासन संबंधित साहित्य पर बल देता है, तो नवीन लोक प्रशासन है जो साहित्य किस पे बल देता है, ये आपका सब पे बल देता है। किस किस पे, प्रासंगिकता, रेलेवेंस, वैल्यू, निष्पक्षता, सामाजिक क्षमता मतलब सोशल इक्वलिटी, चेंज, कंज्यूमर ओरिएंटेड, उपभोक्ता केंद्रित। और नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत 1960 में अमेरिका में हुआ था। अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा की ओर प्रभावित होती है, तिरछा और अधोन्मुखी, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। देखो अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा तिरछी और अधोमुखी दिशा अक्रॉस एंड डाउनवर्ड्स की ओर प्रभावित होती है। अनौपचारिक संगठन में सत्ता व्यक्तिक होती है, जबकि औपचारिक संगठन में सत्ता संस्थागत होती है। अनौपचारिक संगठन का आकार दृष्टि में बहुत छोटे होते हैं, जबकि औपचारिक संगठन का बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, अगर कहीं भी कुछ भी आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह की आपके लिए वीडियो लाने की। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।